Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on how to score 120 plus in UPSC prelims, where we are discussing cool tips and tricks that you can utilize to get to the right options without even knowing the answers. And guys, this program is all free, so don't forget to smash the like button, subscribe and also turn on the notification. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you're following this course, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. आगे बढ़ते हैं. It is possible to produce algae based biofuels. अब देखो ये अगेन बायोफ्यूल्स बहुत ही हॉट टॉपिक है ना. रिन्यूएबल एनर्जी, बायोफ्यूल, सस्टेनेबिलिटी, ये सब काफ़ी पूछा जाता है. ठीक है, अगेन इस पे क्वेश्चन है कि एल्गे बेस्ड बायोफ्यूल्स जो हैं, जो 4G 3G वाले, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन वाले होते हैं ना, फोर्थ जनरेशन बनते हैं ना एल्गे से, सॉरी फोर्थ जनरेशन बनते हैं एल्गे और बैक्टीरिया से. जो ये वाले बायोफ्यूल्स हैं, व्हाट इज़ आर लाइकली लिमिटेशंस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ इन प्रमोटिंग दिस इंडस्ट्री. ठीक है, अब डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं, ठीक है, वो ये एल्गे बेस्ड बायोफ्यूल जो हैं इनको क्यों नहीं प्रमोट कर पा रही हैं, ये क्वेश्चन में पूछा है. ठीक है, तो पहली बात तो ये एक नई टेक्नोलॉजी है. ठीक है, ज़्यादा कंट्रीज़ के पास इसका एक्सेस भी नहीं है इस टेक्नोलॉजी का. ठीक है, तो क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, प्रोडक्शन ऑफ. अब पहले ये हम नीचे देखते हैं ऑप्शन. नीचे ऑप्शन में 2 3 बार है और 3 3 बार है. ठीक है, तो थर्ड से स्टार्ट करते हैं. इकोनॉमिकली वायबल प्रोडक्शन नेसेसिटेट्स द सेटिंग अप ऑफ लार्ज स्केल फैसिलिटीज़ विच में रेज इकोलॉजिकल एंड सोशल कंसर्न. ओके, अब ये क्या बोल रहा है कि जो एल्गे वाली जो एल्गे जब भी हम बायोफ्यूल बनाएंगे तो इसमें हमको बहुत ही बड़ी बड़ी फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी, है ना. वे वाइबल, इकोनॉमिकली वाइबल प्रोडक्शन स्टेट सेटिंग अप ऑफ लार्ज स्केल फैसिलिटीज़, बहुत बड़ी स्केल फैसिलिटीज़ लगानी पड़ेगी. विच में रेज इकोलॉजिकल एंड सोशल कंसर्न. अगेन इसमें क्या बोला है, विच में रेज कर सकता है, हाँ इकोलॉजिकल सोशल कंसर्न कर सकता है, क्योंकि भाई जब फैक्ट्री सेटअप होती है उसमें पानी वगैरह जो वेस्ट वाटर होता है आप वो बाहर ही फेंकते हो, है ना. ट्रीट करके भी फेंकते हो पर बाहर तो फेंकते ही हो ना. तो फिर आप अगर आपको फैक्ट्री सेटअप करनी है तो आप पेड़ वेड़ काटोगे, तो ठीक है, हो सकता है, इट मे रेज इकोलॉजिकल कंसर्न. तो थर्ड सही है. सेकंड देख लेते हैं. सेटिंग अप एंड इंजीनियरिंग द एल्गे बेस्ड बायोफ्यूल प्रोडक्शन रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज एंड टेक्नोलॉजीज अंटिल द कंस्ट्रक्शन इज कम्प्लीट. ये भी सही है, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है तो इसमें एक्सपर्टीज चाहिए आपको, है ना. ऐसे ही आप नहीं सेटअप कर सकते. टू भी सही है. पहला देख लेते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एल्गे बेस्ड बायोफ्यूल्स इज पॉसिबल इन सीज ओनली एंड नॉट ऑन कॉन्टिनेंट्स. अगेन अब देखो पहले से पहला जो ऑप्शन है वो क्या बोल रहा है, सीज में ही सिर्फ पॉसिबल है, कॉन्टिनेंट में पॉसिबल नहीं है. ऐसा तो एकदम बकवास स्टेटमेंट है, आर्बिट्रेट स्टेटमेंट है ना. और दूसरी बार तो एक्सट्रीम भी हो गया. ठीक है, तो वो भी गलत हो गया. तो पहला गलत हो गया, हमारा क्या सही हो गया, हमारा बी हो गया सही. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन. ठीक है, अब मान लो आपने नहीं पढ़ा न्यूट्रिशन मिशन क्या होता है, तो आप नाम से पता लगाओ कि क्या मतलब हो सकता है. नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण, है ना. आपको न्यूट्रिशन देंगे, है ना, पोषण देंगे, ऐसा कुछ है न्यूट्रिशन. तो इसमें क्या इंश्योर होगा कि भाई जो न्यूट्रिशन है वो इंश्योर होना चाहिए. ठीक है, तो क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन, टू क्रिएट अवेयरनेस रिलेटिंग टू माल न्यूट्रिशन अमंग प्रेग्नेंट मूवमेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स. ठीक है, न्यूट्रिशन का मिशन है तो इसमें माल न्यूट्रिशन का अवेयरनेस क्रिएट करेंगे. सही है, पहला सही है. ठीक है, दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ एनीमिया अमंग यंग चिल्ड्रन, एडोलेसेंट गर्ल्स एंड वुमेन. अगेन अ वेरी सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है ना, कि हमको ये अनीमिया कम करना है, न्यूट्रिशन बढ़ाएंगे तो अनीमिया कम हो जाएगा, है ना. थर्ड क्या बोल रहा है, टू प्रमोट द कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स, कोर्स सीरियल्स, अनपॉलिश्ड राइस. ऐसा तो कुछ नहीं है. टू प्रमोट द कंजम्पशन ऑफ पोल्ट्री एग्स, ऐसा भी नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता ऐसा, कि भाई देखो अब नेशनल न्यूट्रिशन मिशन आपने लॉन्च किया है, ये आपने हर हर तबके के लोगों के लिए लॉन्च किया होगा. ऐसा तो नहीं बोला ना आपने कि ये सिर्फ वेज वालों के लिए है, ये नॉन वेज वालों के लिए है सिर्फ, ऐसा तो नहीं बोला ना. तो ऐसे कुछ कुछ तो लोग होंगे जो एग्स वेग्स नहीं खाते होंगे. ठीक है, तो उनको आप कैसे प्रमोट कर सकते हो, एग्स एग्स तो आप प्रमोट नहीं कर सकते. ठीक है, तो फोर्थ गलत हो गया. फोर्थ गलत हो गया, बचा वन. अब अगर 1 और 2 और 1 और 2 3 है, अब 3 में क्या बोल रहा है कि टू प्रमोट कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स, कोर्स सीरियल्स एंड पॉलिश्ड राइस. अब ऐसा ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि कुछ आप स्पेसिफिक चीज़ें प्रमोट कर रहे हो, है ना. आपको जनरल न्यूट्रिशन बढ़ाना है. ठीक है, आपको मिलेट्स, कोर्स सीरियल्स और पॉलिश्ड राइस का न्यूट्रिशन नहीं बढ़ाना है. ठीक है, तो आप जनरल चीज़ें जो न्यूट्रिशन वाली हैं आप उनको वो दोगे. फोलिक एसिड वगैरह की जो टैबलेट्स होती हैं ना लैक्टेटिंग मदर्स को, वो दी जाती हैं प्रेगनेंसी के टाइम. ठीक है, कैल्शियम की टैबलेट्स दी जाती हैं, तो ये सब दिया जाता है. ऐसा कुछ नहीं कि मिलेट्स, कोर्स सीरियल्स और अनपॉलिश्ड राइस को प्रमोट करना होगा, है ना. ऐसा तो कोई मिशन नहीं है, नहीं तो ग्रीन रिवॉल्यूशन कर देते ना हम लोग, फिर अलग से कोई रिवॉल्यूशन लॉन्च कर लेते थे, फूड रिवॉल्यूशन करके लॉन्च कर देते. समझ में आ रहा है, ये न्यूट्रिशन मिशन में तो नहीं, पार्ट नहीं हो सकता. ठीक है, अगेन थर्ड गलत हो गया, क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इन द कंटेक्स ऑफ मिटिगेटिंग
द impeding global warming due to anthropogenic emissions of carbon dioxide, which of the following can be the potential sites for carbon sequestration? अब देखो फिर से तो 2018-19 में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है कि कार्बन को हमको स्टोर करना है एटमॉस्फेयर से कहीं पे यहाँ स्टोर करना है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड कम हो एटमॉस्फेयर में, या फिर कार्बन बैलेंस मेंटेन हो, है ना, ये होता है। अब ये पूछ रहा है कौन कौन सी पोटेंशियल साइट्स हैं जहाँ पे हम भी कार्बन स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं पहला क्या, अबेंडेंट एंड अनइकोनॉमिक कोल सीम्स, सही है। कोई अनइकोनॉमिक कोल सीम्स है जो ऐसे अबेंडेंट पड़ा है, खाली पड़ा है, उसको यूज़ कर सकते हैं, है ना, उसका अच्छा यूटिलाइजेशन हो सकता है अगर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो जाएगा तो। डेप्लीटेड ऑयल एंड गैस रिजर्व्स, ये भी सही है। अगर यहाँ पे बोलता है सिर्फ ऑयल एंड गैस रिजर्व्स तो गलत हो जाता है, क्योंकि डेप्लीटेड मतलब अब वहाँ पे और एक्सट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। और एक्सट्रैक्शन नहीं होगा तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा, तो हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं उसको एज अ पोटेंशियल साइट, ठीक है। सबटेरिनियन डीप सैलाइन फॉर्मेशन, ये भी सही है ना। डीप सैलिन फॉर्मेशन है वो भी एक डीप ओशन जो होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बन स्टोर हो सकता है, ठीक है। क्या हो गया आंसर, डी। अब क्या बोल रहा है इसमें, विद रेफरेंस टू द रिवर तीस्ता, अगले क्वेश्चन में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्र। अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि हमने जो पिछले पेपर्स डिस्कस किए हैं, ठीक है, हमने जो पिछले पेपर्स डिस्कस किए हैं उसमें एक क्वेश्चन था तीस्ता रिवर पर, ठीक है, और वो यहीं से ही निकाला गया क्वेश्चन है कि ग्लेशियर दिए हुए थे, हम आपको याद हो या शायद 2018 या 2019 में क्वेश्चन आया था, ग्लेशियर दिए गए थे यहाँ पे और यहाँ पे रिवर दी गई थी, ठीक है, कि यहाँ रिवर कौन सी है और आप ये मैच करो क्या सही है क्या गलत है। तो उसमें एक ग्लेशियर था जिसका ओरिजिन तीस्ता रिवर मतलब तीस्ता वहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी, ठीक है। अगर आपने ये पढ़ा होता और थोड़ा एनालिसिस किया होता इसके ऊपर, ठीक है, तो आपको पता चल जाता कि वो उस वाले ग्लेशियर से तीस्ता रिवर ओरिजिनेट करी, ना कि ये जो दी हुई थी वो वाली रिवर, ठीक है। तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट होता है, कैसे घुमा घुमा क्वेश्चन पूछ देते हैं, ठीक है। तो पहला ये बस इसीलिए इंक्लूड किया है इसमें, कुछ वो इसमें लॉजिक तो क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन करते हैं। देखो थर्ड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट करने से आ सकता है, ठीक है। थर्ड क्या बोल रहा है, रिवर तीस्ता फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश तो नहीं बहती है तीस्ता रिवर, है ना। कहाँ पे बहती है, ये वेस्ट बंगाल से आपकी आती है, सिक्किम वेस्ट बंगाल से होते हुए फिर बांग्लादेश में जाती है और फिर बे ऑफ बंगाल में जाती है। बाउंड्री पे फ्लो नहीं करती है ये, ठीक है, बॉर्डर पे फ्लो नहीं करती है। तो थर्ड हो गया गलत, थर्ड हो गया गलत, तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। रिवर रंगीत ओरिजिनेट्स अभी तो पता भी नहीं था, ठीक है, इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, नहीं पता था, बट थर्ड गलत है तो बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब देखो ये वाला ग्लेशियर था पहनूरी ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है तीस्ता रिवर, आपको ये याद रखना है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र कहाँ से ओरिजिनेट होती है, आंगसी ग्लेशियर से, ठीक है। तीस्ता इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ये आपको एनालाइज करना है, आप आराम से इसको बैठ के पढ़ लेना घर पे जाके। 33 क्या बोल रहा है, व्हाट इज आर द एडवांटेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, कोई नेशनल इंडिया पूरे पैन इंडिया में कोई एक एग्रीकल्चर की मार्केट एस्टैब्लिश करने की बात हो रही है, ठीक है। मान लो आपने ये नहीं पढ़ा है, ठीक है, पर हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। इट इज़ अ पैन इंडिया, नेशनल है तो पैन इंडिया ही होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, कोई एक ट्रेडिंग पोर्टल है जिसमें आप एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को ट्रेड कर सकते हो। एग्रीकल्चर सब्जी मंडी में क्या होता है, सब्जी मंडी में फिजिकली ट्रेड होती है ना। और अगर ऐसा कुछ है पैन इंडिया कोई चीज़ है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग हो सकती है ना, हो सकती है, सही लग रही है स्टेटमेंट, ठीक है। एक बात और याद रखना कि अगर स्टेटमेंट है और उसमें दो पार्ट हैं, ठीक है, और एक पार्ट उसका सही है तो दूसरा वाला भी सही होता है, ठीक है। और अगर एक पार्ट गलत है तो दूसरा वाला भी गलत होता है, समझ में आ रहा है। अगर किसी स्टेटमेंट का एक पार्ट सही है, दो पार्ट हैं स्टेटमेंट में, अगर कोई एक पार्ट सही है, ठीक है, तो उसका दूसरा पार्ट भी सही होता है। इसमें ये एप्लीकेबल नहीं है बट मैं इन जनरल बता रहा हूँ, मेरे को याद आ गया, है ना। तो जैसे इसमें लिखा है ना, इट इज़ अ पैन इंडिया, तो पैन इंडिया सही चीज़ है, ठीक है। और एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग होती है वो भी सही चीज़ है। अब हमको डाउट आ सकता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं है, ठीक है। तो मतलब यही बोल रहा हूँ कि दो पार्ट सही है ना क्वेश्चन के, तो ये भी सही है, ठीक है, समझ में आ रहा है, इस टाइप से होता है। ये तो मैं तब बता रहा हूँ जब आपने ये पढ़ा नहीं है, ऑल्दो ये बहुत न्यूज़ में रहता है। अगर नहीं पढ़ा है तो कैसे करोगे। पहला ऑप्शन सही हो गया, it provides the farmers access to nationwide market, again a national agriculture market है तो फार्मर पूरे नेशनल मार्केट को एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। सब बहुत ही नॉर्मल सी स्टेटमेंट है। विद प्राइसेस कमेंसरेट विद द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोड्यूस, जैसा क्वालिटी होगा वैसा प्राइस मिलेगा, अमेजॉन टाइप, ठीक है। तो सब बहुत ही नॉर्मल सी स्टेटमेंट है ना, कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट तो है नहीं कि गलत हो सके, तो ये भी सही हो गया। तो क्या हो गया आंसर, सी हो गया, ठीक है। अगेन ये देखो एक गवर्नमेंट की स्कीम है तो इसको पॉजिटिव लाइट में दिखाया गया है कि भाई फार्मर को पूरा एक्सेस मिलेगा और क्वालिटी के जैसी क्वालिटी का प्रोड्यूस करेगा वैसा प्राइस मिलेगा, ठीक है। अगेन अ पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना, तो ये हो गया सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
विद रेफरेंस टू नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है, इट रीट्रेट्स इंडियाज कमिटमेंट टू द दोहा डेवलपमेंट एजेंडा एंड द ट्रिप्स एग्रीमेंट। ओके, अब देखो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे बात हो रहा है। ठीक है, पहला बोल रहा है इंडिया का कोई कमिटमेंट है टू द दोहा डेवलपमेंट एजेंडा एंड ट्रिप्स एग्रीमेंट, उसको रीट्रेट करता है। अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इज अ नोडल एजेंसी फॉर, ये तो सही है क्योंकि DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आता है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसी के अंदर आता है ना, तो ये तो सही हो गया। पहला आपको थोड़ा डाउट हो सकता है ये पता है या नहीं पता है ना, कि इंडिया का कमिटमेंट जो था दोहा डेवलपमेंट एजेंडा में उसको रिट्रेट करता है कि नहीं, तो वही है, मतलब एक चीज़ पता है तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। भगवान का नाम लेके मार देना अगर नंबर नहीं आ रहा है तो। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो होती हैं इंडियन सिटीजन की उसके रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है, अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू एनफोर्स दिस ड्यूटीज़। ऐसा तो कुछ नहीं है, है ना, कोई लेजिस्लेटिव प्रोसेस है क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एनफोर्स करने का? आई डोंट थिंक सो कि कोई लेजिस्लेटिव प्रोसेस है कि भाई कोई लॉ है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के एनफोर्समेंट को इंश्योर करता है ना। दे आर को रिलेटेड टू लीगल ड्यूटीज़। ठीक है, क्या बोल रहा है, दे आर को रिलेटेड टू लीगल ड्यूटीज़, अगेन अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, तो सॉरी, लीगल ड्यूटीज़ भाई, लीगल ड्यूटीज़ क्या होती हैं, जो आपको लॉ, जो लॉ आप कोई ऐसा एक लॉ है जो आपको वो ड्यूटी परफॉर्म करने को बोल रहा है। ठीक है, तो वो होती हैं लीगल ड्यूटीज़। ठीक है, को रिलेटिव तो नहीं है ये। ठीक है, क्योंकि पहला ही स्टेटमेंट गलत है कि कोई ऐसा लॉ है ही नहीं जो इन ड्यूटीज़ को एनफोर्स कर पाए। ठीक है, तो ये लीगल ड्यूटीज़ के को रिलेशन में कैसे हो सकती है ना, ये इंडिपेंडेंट चीज़ है फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये आप मॉरल चीज़ है ये। ठीक है, दिस इज़ अ मॉरल थिंग कि आपको आपको जब राइट्स मिले हैं तो आपकी उसके साथ कोई ड्यूटीज़ भी हैं दैट आर मॉरल ड्यूटीज़। ठीक है, आप ये एनफोर्सेबल नहीं होती हैं, है ना, तो ये गलत हो गया, तो आंसर हो गया डी, दीज आर नॉट एनफोर्सेबल फंडामेंटल ड्यूटीज़। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, अब इसमें है राधाकांता देव, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ये सही है, राधाकांता देव थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन, ये भी सही है। अब देखो पहला और तीसरा जनरली आप नॉर्मल हिस्ट्री पढ़ोगे तो आता होगा, बट सेकंड वाला लोग जनरली नहीं पढ़ते कि मद्रास महाजन सभा के जो फाउंडर हैं वो कौन है। तो अब अगर पहला और तीसरा सही है तो या तो बी हो सकता है या तो डी हो सकता है। अगेन 50-50 हम कर सकते हैं इसमें, और कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पर आराम से पढ़ लेना इसमें। अच्छा, ये भी मद्रास महाजन सभा भी तो काफ़ी न्यूज़ में रहता है, आनंद पी सुब्रमण्यम अय्यर, और अभी मेरे को पता चला सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंदाचार्लू, ये सब ये आप स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो आपको पता होगा। ठीक है, मेरे तो दिमाग से निकल गया था। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा था, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हिस्ट्री के क्वेश्चंस में आप ज़्यादा लॉजिक लगा नहीं पाते हो, हिस्ट्री में आपने पढ़ा है तो पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो कोई ऐसा ट्रिक नहीं लगता। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा ऐसा कंसेप्ट इज़ नॉट, अगेन क्या पूछा है, इज़ नॉट, तो नॉट को हम अंडरलाइन कर देंगे। प्रीएम्बल में क्या चीज़ नहीं है। ठीक है, प्रीएम्बल में क्या क्या चीज़ हैं, लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, फेथ एंड एक्सप्रेशन तो है ही, तो ये तीनों तो सही है ही, हमको पता है। बी गलत है, बस लिबर्टी वाले पार्ट पे इसने पूछा है, बस लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, फेथ एंड एक्सप्रेशन, है ना, यही था, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ सेटिंग अप ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक सेटअप करने का क्या मकसद है। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं, जो स्मॉल फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, है ना, नाम से ही समझ में आ रहा है, जो स्मॉल फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। तो स्मॉल फाइनेंस कहाँ ज़रूरत पड़ती है, रूरल एरियाज़ में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, छोटी जो SMEs हैं, है ना, उनको देने में काम आएगा, है ना, यही सब होता है स्मॉल फाइनेंस, छोटा अमाउंट क्रेडिट पे देना। तो अब इसमें क्या पूछा, पहले क्या बोल रहा है, टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट, सही है। बैंक का काम क्या होता है, लोन देना, लोन, अभी इसमें स्मॉल फाइनेंस लिखा है तो कम छोटे बिजनेस को देगा। ठीक है, तो ये सही है। टू सप्लाई क्रेडिट टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, अगेन स्मॉल वर्ड आ गया, तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को भी देगा, यस। टू एनकरेज यंग एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप बिजनेस पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज, ये तो बेकार स्टेटमेंट है ना, ऐसा तो कुछ है नहीं, वियर्ड स्टेटमेंट है। पर्टिकुलरली सिर्फ रूरल एरियाज़ में सेटअप करेगा तभी SFB लोन देगा, तो ऐसा तो बेकार है, ये तो वो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, 1 और 2 हो गया इसका आंसर। ठीक है, 1 और 2 हो गया, ए हो गया इसका आंसर, ये है ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्चू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी। डेमोक्रेसी का बेसिक मीनिंग क्या है, इसमें यही पूछ रहा है आपसे। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। अच्छा, द मेथड ऑफ स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, अ सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनामिज्म एंड विजन, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। सुपीरियर इंडिविजुअल जहाँ इसने बोल दिया, डेमोक्रेसी में सुपीरियर जैसी तो कुछ होता ही नहीं है, है ना, बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, ये तो डिक्टेटरशिप हो गया, तो सी गलत हो गया। अ बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स,
ऐसा भी कोई डेमोक्रेसी का मकसद नहीं होता कि बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स क्रिएट करना है ना, ऐसा भी कोई मकसद नहीं है। तो ए और बी में से कोई ऑप्शन है, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, मेथड फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप। एग्जीक्यूटिव मतलब कि जो गवर्नमेंट बन रही है, ठीक है, सेंटर पे एग्जीक्यूटिव जिसकी लीडरशिप है उसको हमको स्ट्रेंथन करना है, ठीक है। और पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। ओके, अच्छा। तो डेमोक्रेसी का बेस कहाँ से आता है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। हम बोलते हैं ना व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द पीपल, है ना, ये बहुत ही फेमस गवर्नमेंट बाय द पीपल, है ना, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, यही बोलते हैं ना। डेमोक्रेसी स्टार्ट ही यहीं से, इसी लाइन से होती है, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, ठीक है, जो भी जिस ऑर्डर में है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है डेमोक्रेसी में, कि सिटीजन्स जो हैं, ठीक है, वो लोग वोट करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करते हैं और रिप्रेजेंटेटिव जाके गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है। अब जब आप वोट देने जाते हो तो वहाँ पे आप अपना इंटेलिजेंस यूज़ करते हो ना, कि भाई हमको किसको वोट देना, हमको इसको देना, ये अच्छा डेवलपमेंट करेगा कि नहीं, ये दूसरा वाला करेगा कि नहीं है, तो हम इसको वोट दे देंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसमें इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर पता चल रहा है ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन का, है ना। इट लाइज इन द इंटेलिजेंस, मतलब डेमोक्रेसी है इसलिए क्योंकि जो नॉर्मल लोग हैं, ठीक है, वो वोट करके सरकार बनाते हैं, ठीक है। अगर अब वो कर ही नहीं पाएंगे वोट तो कैसे डेमोक्रेसी आएगी। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है पीपल्स पार्टिसिपेशन, राइट। तो ये स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप तो बकवास स्टेटमेंट है, बकवास तो नहीं है, मतलब ऐसा कोई मोटिव नहीं है डेमोक्रेसी का, ठीक है। डेमोक्रेसी का बेस ये नहीं है, इट इज़ नॉट द बेस ऑफ डेमोक्रेसी की एग्जीक्यूटिव लीडरशिप को हम स्ट्रेंथन करेंगे, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव लीडरशिप देखो, डेमोक्रेसी में तो क्या होता है, ये तो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि देखो डेमोक्रेसी में क्या होता है, जब भी जो सेंटर पे सरकार है ना, वो काम नहीं कर पाती है तो उसको हटा दिया जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके। तभी तो इसका एक ड्रॉबैक ये है ना कि स्टेबल नहीं होती है सरकार। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वो स्टेबल नहीं होता है ना, क्योंकि आप सरकार को कभी भी गिरा सकते हो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके, है ना। तो स्ट्रेंथन तो नहीं होता है, ठीक है। जो एप्ट ऑप्शन है वो यही है कि लोग अपना इंटेलिजेंस यूज़ करके सरकार को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आप आराम से पढ़ लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, यूपीआई। अब देखो अभी तो आपको पता है ये क्या है यूपीआई, बट उस समय नया नया आया था, तो उस टाइम पे इन्होंने करंट अफेयर से ये क्वेश्चन पूछ दिया था, ठीक है। अब बट आप अगर मान लो नहीं भी पता है तो करके देखते हैं कि यूपीआई मान लो नहीं पता क्या होता है यूपीआई। कुछ पेमेंट का इंटरफेस है, ठीक है, नाम से जो पता चल रहा है कोई पेमेंट का इंटरफेस है। यूनिफाइड मतलब उसको यूनिफाई कर देंगे, है ना, सारी पेमेंट्स को एक में ले आएंगे, ऐसा कुछ मकसद हो सकता है, अगर मान लो पढ़ा भी नहीं है तो भी, है ना। नाम से तो इतना हम बता सकते हैं कि यूनिफाइड पेमेंट मतलब यूनिफाई करेंगे, यूनिफाई मतलब एक सबको एक साथ ले आना, ठीक है। तो जितने भी पेमेंट्स आप कर रहे हो वो सबको एक साथ हम ले आएंगे, उन पेमेंट्स को सबको एक साथ ले आएंगे, ऐसा कोई इंटरफेस बनाएंगे जिससे सारे पेमेंट्स जितने आप कर रहे हो वो एक ही चीज़ से हो पाए, ठीक है। ऐसे ही कुछ मतलब होगा इसका। देख लेते क्या बोल रहा है पहला ऑप्शन, मोबाइल वॉलेट्स विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स, ठीक है। अच्छा, डिजिटल करेंसी विल टोटली रिप्लेस, अगेन देखो टोटली रिप्लेस द फिजिकल करेंसी इन अबाउट 2 डिकेट्स, ऐसा कुछ होगा कि यूपीआई से नहीं होगा। टोटली रिप्लेस अगेन एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, तो ये गलत हो गया, है ना। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, एफडीआई इन्फ्लोज विल ड्रास्टिकली इंक्रीज, अगेन अ वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ड्रास्टिकली इंक्रीज, टोटली रिप्लेस, ठीक है, अगेन गलत हो गया। डायरेक्ट सब्सिडीज टू द पुअर विल बिकम वेरी इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव इज अगेन व्हाट, अ वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट, बहुत इफेक्टिव हो जाएगी सब्सिडी ट्रांसफर, तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो तीनों जब गलत हो गए तो ऑप्शन क्या बचा, ए बचा। और अगर हम इन तीनों गलत करने के बाद ए हम फिर से एक बार पढ़ भी लेते हैं कि मोबाइल वॉलेट जो आप पे करते हो वो नेसेसरी नहीं होंगे, जैसे अलग अलग ऐप से पेमेंट करते हो ना, पेटीएम से, फ़ोनपे से, वो ज़रूरी नहीं होगा, बस ये सारे चीज़ एक ही जगह यूनिफाई हो जाएंगे और वहाँ से आप पेमेंट दे सकते हो, तो यही तो उसका नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। समझ में आ रहा है। ऐसे भी आप चीज़ों को कर सकते हो कॉमन सेंस से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द एग्रीकल्चर इन इंडिया, हाउ कैन द टेक्निक ऑफ जीनोम सिक्वेंसिंग, अगेन अ जीनोम सिक्वेंसिंग इज अ न्यू टेक्निक, एमर्जिंग टेक्निक, है ना, नई टेक्नोलॉजी है, अनलिमिटेड पोटेंशियल होगा, है ना। तो हम बैक ऑफ द माइंड में रखेंगे कि सारे ऑप्शन सही हो सकते हैं अनटिल अनलेस कोई वेग ना हो। और साइंस एंड टेक का अगेन क्वेश्चन, ऑफन सीन इन द न्यूज़ कैन बी यूज इन द इमीडिएट फ्यूचर, किस चीज़ में बेसिकली ये यूज़ हो सकता है, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है, इट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई जेनेटिक मार्कर्स फॉर डिसीज रेजिस्टेंस एंड ड्रॉट टॉलरेंस इन वेरियस क्रॉप प्लांट्स। तो डिसीज़ को कोई डिसीज रेजिस्टेंट हो गया है ना, या ड्रॉट टॉलरेंस क्रॉप प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने में यूज़ होगा, उनके जीन्स को, हाँ हो सकता है, कुड भी लिखा है, कैन भी लिखा है, सॉरी, है ना। दिस टेक्निक हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप न्यू वैराइटीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स, अगेन बहुत ही नॉर्मल सी स्टेटमेंट है, कुछ ऐसा एक्सट्रीम तो बोल नहीं रहा है।
इट कैन बी यूज टू डिसाइफर होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप इन क्रॉप्स, अगेन अ वेरी नॉर्मल स्टेटमेंट, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोई भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट देखिए इसमें नहीं है, तो सारे सही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज, अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसका मेन एडवांटेज क्या है वो ये पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या हो सकता है मेन एडवांटेज, पार्लियामेंट्री फॉर्म क्या होता है, जिसमें एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, है ना, इसी पे काम करता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, वही बेस है। पहला देखते हैं, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली तो नहीं होता है ना, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, है ना। इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इज मोर एफिशिएंट, ये भी गलत है, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी ये तो एक्चुअली इसका ड्रॉबैक है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, कि इसमें कंटिन्यूटी नहीं होती पॉलिसी, क्योंकि अभी 5 साल के लिए एक सरकार है, फिर उसके बाद दूसरी सरकार आ जाएगी, तो दूसरी सरकार आ जाएगी तो वो अपनी पॉलिसीज़ दे के आएगी, तो ये कंटिन्यू नहीं हो पाती पॉलिसी, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक ड्रॉबैक है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, कि यहाँ पे सरकार बहुत ही फ्रीक्वेंटली चेंज होती है, फ्रीक्वेंटली तो नहीं बोलूँगा बट सरकार चेंज होती है, तो उस वजह से कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज़ नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तीसरा क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये तो है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज विदाउट इलेक्शन, अगेन गलत है कि ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट चेंज नहीं हो सकता इलेक्शन के बिना। हेड ऑफ द गवर्नमेंट क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है ना, प्राइम मिनिस्टर को तो आप चेंज कर सकते हो, पार्टी डिसाइड करती है ना कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा कौन नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, तो डी भी गलत हो गया। अब ऑप्शन क्या हो गया, सी। अगेन बहुत ही बेसिक कंसेप्ट पे था क्वेश्चन, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द राइट्स एंड ड्यूटीज़, जो राइट्स आपको मिल रहे हैं और जो ड्यूटीज़ हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो अगर आपने थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, ठीक है, तो जब ये ड्यूटीज़ इंट्रोड्यूस हो रही थी ना, कि 42nd अमेंडमेंट में जब ये आया 1976 में, ये ऐड हुआ था, पार्ट 4A को ऐड किया गया था ड्यूटीज़ में, तो इसका लॉजिक यही दिया गया था कि आपके पास राइट्स तो हैं एज अ सिटीज़न, बट जब आप कुछ राइट्स इन्जॉय कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपकी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पास राइट्स हैं और आप मज़े मार रहे हो, है ना, आपकी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, क्योंकि आप जब आपके पास राइट्स हैं और ड्यूटीज़ नहीं होंगी तो इसका राइट्स का कोई सेंस ही नहीं होगा। कैसे, इसमें क्या एग्जाम्पल है, देखो एक एग्जाम्पल ये हो सकता है कि जैसे एक ड्यूटी है कि आप क्या बोलते हैं इसको, वाइल्ड लाइफ इन्वायरमेंट इन सबको आप वो करोगे, प्रोटेक्ट करोगे और इन्हांस करोगे, है ना, ये ड्यूटी है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और ये सेफ गार्ड करेंगे इन्वायरमेंट को, ये ड्यूटी है। अब मान लो आप ये इन्वायरमेंट वाली ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते हो, ठीक है, तो क्या होगा, यू वोंट बी एन्जॉइंग अ क्लीन इन्वायरमेंट, तो आपका जो वो राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट है जो आर्टिकल 21 के अंदर आता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर, वो नहीं होगा, है ना। तो आप ड्यूटीज़ के बिना राइट्स भी इंजॉय नहीं कर पाओगे, समझ में आ रहा है। तो इट इज़ नेसेसरी कि जब आपके पास राइट्स हैं तो आपके पास ड्यूटीज़ भी आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी उसमें, ठीक है। राइट्स कैन नॉट कम विदाउट ड्यूटीज़, ये लॉजिक दिया गया था, ठीक है। तो अब पहला आंसर पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, राइट्स आर को रिलेटिव विद ड्यूटीज़, ओके, देख लेते हैं और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। राइट्स आर पर्सनल एंड हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी, ये तो गलत है, कोई पर्सनल नहीं होता है ना, मतलब ऐसा तो नहीं होता, इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी तो नहीं है ना, सबको मिलता है। राइट्स एंड नॉट ड्यूटीज़ आर इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द सिटीजन, अगेन गलत है, ड्यूटीज़ भी इंपॉर्टेंट है पर्सनैलिटी इंप्रूव करने के लिए, है ना। ड्यूटीज़ में ये भी आता है कि आप एजुकेशन इंश्योर करोगे अपने चाइल्ड की, है ना, 14 साल तक, तो वो आपकी पर्सनैलिटी इन्हांस कर रहा है, डेफिनेटली आप एक अच्छे फादर बन पाओगे, है ना। चौथा क्या बोल रहा है, ड्यूटीज़ नॉट राइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट, अगेन ऐसा कुछ नहीं है, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दोनों साथ में चलती हैं, ड्यूटीज़ और राइट्स दोनों साथ में चलती हैं। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया कि पर्सनल है और इंडिपेंडेंट है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या हो गया, ये हो गया इसका ऑप्शन, है ना। द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, घुमा के पूछ दिया है बस, कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है, उनका ब्रॉड एम कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, वो 10 साल बाद अपनी कंट्री को कहाँ देखना चाहते थे, ठीक है। तो अब इसमें से देखो, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसमें सबसे एप्ट ऑप्शन को क्या लग रहा है, प्रीएम्बल, राइट, क्योंकि प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल एक कॉन्स्टिट्यूशन का समरी है, प्रीएम्बल इज द थिंग दैट, प्रीएम्बल ये बताता है कि जो ये एक्चुअली लाइन लिखी हुई है लक्ष्मीकांत ने, कि प्रीएम्बल शोज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैड इन माइंड व्हेन दे वर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि प्रीएम्बल एक सार है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या इंश्योर करेगा आगे आने वाली टाइम में, समझ में आ रहा है।
तो जो माइंड मेकर्स का जो ये है मतलब जो वो सोच रहे थे जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, दैट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय प्रीएम्बल, ठीक है, ना कि फंडामेंटल राइट्स और DPSPs और ये सब, ठीक है, वो तो बहुत ही स्पेसिफिक है ना, वो बस एक पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज कंट्रोल ओवर द फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थ्रू। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में आपका लोकसभा, राज्यसभा और क्या आता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। ये जो लोग हैं, ये जो पार्लियामेंट है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर, कॉम के ऊपर, है ना, कैसे कंट्रोल इंश्योर करता है, क्या क्या चीज़ों से कंट्रोल इंश्योर करता है, ये पूछ रहा है। पहला क्या बोल रहा है, एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है, जिसमें कोई आप जो अर्जेंट पब्लिक मैटर है ना, अर्जेंट पब्लिक मैटर को आप डिस्कशन के लिए भेजते हो, ठीक है, आप बोलते हो कि ये मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो नॉर्मल चीज़ चल रही होती है उसको हटा के एडजर्नमेंट मोशन पास होता है कि भाई हमको ये अर्जेंट पब्लिक मैटर को डिस्कस करना है, ठीक है, तो आप ये पास करो। तो क्या ये है एक्सरसाइज कंट्रोल? ये कंट्रोल है। अगर नहीं होगा तो अर्जेंट पॉलिटिकल मैटर डिस्कस ही नहीं करेंगे। मान लो कोई अर्जेंट पॉलिटिकल मैटर्स है और कॉम जो है वो उसको इग्नोर कर रहा है, ठीक है, तो पार्लियामेंट क्या करेगा, पार्लियामेंट एडजर्नमेंट मोशन पास कर देगा कि नहीं भाई ये चीज़ डिस्कस करो। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आर भी है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिनिस्टर से, है ना, कि ये जो टॉपिक है, कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ देंगे जिसका मिनिस्टर इंचार्ज होगा, है ना, तो इससे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होती है। फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी उसी का एक पार्ट है, ठीक है। तो 1 2 3 तीनों ही सही है ना। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।